अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। खबर तो आप तक आ गई, लेकिन अंदर की खबर यह है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया जाएगा। मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स के केस के बाद ये काम अब काबीना के पास आ गया है। अब काबीना तो अक्सर कई दफ़ा बैठती नहीं थी, नाम डालना हो ECL में निकालना हो तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी, इसलिए इससे पहले एक ज़ेली कमेटी बना दी गई है। उस ज़ेली कमेटी ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी है। शेख रशीद साहब, शहजाद अकबर, फ़ारूक हबीब या बाकी लोग जो भी थे इसमें शामिल थे, उन्होंने बड़ा तफसीली गौर किया इस सारी चीज़ों को और हालात और वाक़यात को सामने रखते हुए, और रीज़निंग गालिबन जो डिस्कस हुई है वहाँ वो यही है कि इस ख़ानदान ने मजाक बनाया हुआ। पहले हर कोई जैसे भी किया है, हसन हुसैन भागा, इसहाक डार भागा, नवाज़ शरीफ इजाज़त लेके गया, अभी तक नहीं आया, फिर सलमान शहबाज की बात है, फिर राबिया इमरान की बात है, नुसरत शहबाज की बात है, अली इमरान की बात है। अब ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए फ़ैसला यही किया है। इसमें मैं एक तफसीली बात करूँगा, चूँकि अभी हमारा मैंने कहा साथ साथ अपडेट आपको रखना है। अगला जो इशू है हुदैबिया पेपर के हवाले से, हम पनामा तक तो पहुँच चुके थे, पनामा केस तक। अब इसका आखिरी आज प्रोग्राम इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं कि जिसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट में बेंच में शामिल थे और उन्होंने फ़ैसला तहरीर किया। पनामा के बाद जब ये मामला डिले के हवाले से गया अपील का, तो वो CP खारिज कर दी और लीव टू अपील नहीं दी। बड़ा तफसीली फ़ैसला लिखा है। बेंच में मुश्तमिल हैं जनाब जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस मज़हर आलम ख़ान मियाँ खैल। सिविल पटिशन नंबर 3258 ऑफ 2017 है। फ़ैसला जो अनाउंस किया है वो 5 जनवरी 2018 को किया है, महफूज किया था। 11, 12 और 15 दिसंबर 2017 को समाअत हुई। सितंबर 2017 में ये फ़ाइल की गई थी बाकायदा CP। पेश हुए नैब की तरफ से इमरान उल हक स्पेशल प्रोसिक्यूटर, अरशद कशूम, नासिर मुगल और चौधरी फरीदुल हक। 3 दिन समाअत रही। और पहले ज़रा जिक्र कर दें, जब एक समाअत हुई, जब एक समाअत हुई उस समाअत के अंदर जो रिमार्क्स थे वो रिमार्क्स आप लोगों के लिए ज़रा सुनने के लिए बहुत बेहतर है, आप लोगों को समझ आ जाएगी। और नैब के वकील ने इमरान अदालत को बताया कि नैब प्रोसिक्यूटर का ओहदा खाली है, इसलिए मुनासिब होगा क्या इस अहम मुकदमे के में प्रोसिक्यूटर ख़ुद पेश हों। जस्टिस मुशीरा ने मार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूटर नैब का ओहदा खाली होना केस की इल्तवा की कोई बुनियाद नहीं और प्रोसिक्यूटर के तकरीर से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, केस मुलतवी नहीं होगा, ज़रूरत तो नहीं थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का अपना फ़ैसला है, प्रोसिक्यूटर आ जाता तो ज़्यादा अच्छा था। ये अब ज़रा अगले लफ्ज़ आपने सुनने हैं। जस्टिस काजी फैज़ा ने कहा कि अदालत का मजाक ना उड़ाएं, हमारे लिए हर केस हाई प्रोफाइल होता है, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। अब एक तरफ जस्टिस काजी फैज़ा रिमार्क्स देख लें और उनके बाद के रिमार्क्स आप देख लें अंदाज़ा। जस्टिस काजी फैज़ा ने नैब के वकील से सवाल किया कि इल्तवा की दरख्वास्त की इजाज़त किसने दी, जिस पर वकील ने बताया कि इल्तवा की दरख्वास्त का फैसला चेयरमैन नैब की सरबराही में हुआ है। जिस पर जस्टिस काजी फैज़ा ने कहा तो फिर क्यों ना हम चेयरमैन नैब को बुला लें, जिस पर वकील ने कहा कि प्रोसिक्यूटर नैब की समरी भेजी जा चुकी है जो जल्द मंजूर हो जाएगी, जबकि अदालत ने नैब के वकील के दलाल के बाद केस मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। और यहाँ अब आपके सामने है जस्टिस काजी फैज़ा ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब को कहा कि आप जो बात कर रहे हैं वो एक अक़लीती नुक्ता नज़र है। फैसले में कहाँ कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मामला आएगा तो फिर देखेंगे। और डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने मौका इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कहा था हुदैबिया का पनामा से ताल्लुक़ है, जिस पर जस्टिस काजी फैज़ा ने कहा कि आप अपने इदारे पर ख़ुद हमलावर हो रहे हैं, आप जो मिसाल काम कर रहे हैं वो ख़तरनाक है।
पनामा में ऑब्जर्वेशन ना आती तो आप अपील दायर ना करते। अब ये तकरीबन 3 जजेस थे आपके सामने मुश्तमिल थे, लेकिन आप सारी तारीख उठाकर देख लें, तीनों हेयरिंग में जस्टिस काजी फाइज ईसा ही सारे केस में उनके रिमार्क्स हैं, प्रोसीड ज़्यादातर वही करते रहे हैं और फैसला भी उन्होंने तहरीर किया है। अब फैसले के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं वो आपके सामने रखना ज़रूरी है। हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हैं कि 11 मार्च 2014 का 60 दिनों में अपील दायर करनी थी। दफ्तर ने एतराज़ लगाया कि 1229 दिन से देर से तहरीर अपील दायर हुई है। मुतफरक दरखास्तें दायर करते हैं तो एक CMA नंबर 6381 है 2017 सितंबर 8 2017 को दायर की। फिर CMA 8664 ऑफ 2017 ये नवंबर 27 2017 को दायर की गई। ये अगली जो हेयरिंग से कबल जो 15 दिसंबर को हुई थी। इसमें जिक्र किया गया है कि जो आप फ्रेश मटेरियल की बात कर रहे हैं वो पैराग्राफ नंबर 19 है GIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो पनामा केस के हवाले से है। और अब आगे जो सामने रख रही हैं, अब जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, जो अदालत ने कहा कि ये रीज़न है और ये बड़े वैलिड रीज़न है, देखने वाले रीज़न है। अदालत ने बहरहाल इनको अहमियत नहीं दी है। वो रीज़न क्या थे अदालत के सामने जो रखे गए और कि क्या वजह थी, ये क्यों उस वक्त दायर नहीं की गई। अदालत ने उसको कोट अनकोट वो लफ्ज़ लिखे हैं इस फैसले के अंदर लिखे हैं। दैट सर कोट अनकोट से मुराद नहीं है, मेरा मुराद है कि जो लिखे हैं लफ्ज़ों में पढ़ देता हूँ। डेट रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द फेडरेशन इन पावर influenced the preventing the presently filing of the petition and non-serious working of the judges of the high court। अब ये सारी चीज़ें उन्होंने रखी हैं अदालत के सामने, जो भी पोजीशन रखनी थी अदालत के सामने रखी और अदालत ने इन चीज़ों का जिक्र किया। फिर अदालत तारीख में जाती है, वो जिक्र करती है कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए, उन्होंने गवर्नमेंट हटाई तो सर्विंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अमजद थे चेयरमैन और 18G नैब के रेफरेंस के हवाले इख्तियारात के इस्तेमाल से रेफरेंस दायर किया गया 5 of 2020। ये मार्च 27 2020 में इंटरम रेफरेंस दायर किया। फिर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मकबूल आ गया जिसमें बाद में नवाज शरीफ का नाम भी इसमें ऐड हुआ। नवंबर 16 2000 में फाइनल रेफरेंस दायर किया हुदैबिया पेपर मिल और इनके डायरेक्टर के अगेंस्ट। फिर वो तारीख सारी बात है अप्रैल 12 2001 में ये सेनेट आए एडजर्न हो गया कि नवाज शरीफ भाग गए, यानी वो डील करके चले गए मुल्क से बाहर। तो फिर ये बाकायदा रहे। फिर आगे अदालत जिक्र करती है मुख्तलिफ तवारीख का कि अगस्त 2000 को फिर जिक्र कर दरख्वास्त दी रिवाइव 2007 में कि ये रेफरेंस वापस रिवाइव किया जाए। अगस्त 17 को, फिर अगस्त 18 को, फिर सितंबर 7 को, इस तरह मुख्तलिफ डेटों का जिक्र करके अदालत ने कहा कि चेयरमैन नैब के दस्तखत के साथ दरख्वास्त दायर की जाए। अब ये पावर पता नहीं कहाँ से आ गई, बहरहाल क्योंकि मैनेज किया हुआ था शरीफ फैमिली ने। ट्रायल कोर्ट के हवाले से पोजीशन आपके साथ प्रोसिक्यूटर जनरल को बुलाया गया और फिर अगस्त 21 2008 को दरख्वास्त दायर की, कहा कि चेयरमैन नैब की तरफ से दरख्वास्त दायर कीजिए तो केस बहाल किया जाएगा। अब ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि केस में उस वक्त उस दौरान कौन कौन लोग आए, किन्होंने सारे मैटर को देखा और किस तरह ये सारा मामला हुआ। सेक्शन 369 की दरख्वास्त दायर की 23 सितंबर 2008 को। अक्टूबर 7, नवंबर 7, नवंबर 12 2008 में वो अदम पैरवी की वजह से खारिज हो गई, क्योंकि जो नैब के जज थे वो कहें कि चेयरमैन नैब की तरफ से दरख्वास्त दी गई है। 15 महीने बाद 17 फरवरी 2010 को बहाली की दरख्वास्त दी गई और मई 3 2010 नई दरख्वास्त चेयरमैन नैब से दाखिल की जाए, फिर अदालत ने कहा। और ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट 4 रावलपिंडी के जज थे। अब मज़ेदार बात है कि लाहौर हाई कोर्ट में रेट दायर हो जाती है तो अक्टूबर 18 2021 का फैसला, इंटरम फैसला जो ऑर्डर करती है अदालत, वो मौजूद है और अदालत ने कहा कि ये वायरीज चैलेंज किए गए तो इसलिए अटॉर्नी जनरल की मुआवनत तलब की जाए। अटॉर्नी जनरल को भी बुला लिया गया।
फिर अदालत जिक्र करती है कि यूसुफ रजा गिलानी जनरल इलेक्शन हुए जनवरी 18, 2008 को, और यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर आज़म बन गए। आसफ अली जरदारी सितंबर 5, 2008 को सदर बन गए, और जुलाई 17, 2012 को जरदारी भी मौजूद थे। राजा परवेज़ आश्रम जो है ना जी, वो वज़ीर आज़म बन चुके थे और चेयरमैन तैनात हो गया था। अब यहाँ आपके सामने जो बात रखनी है वो पैरा नंबर 24 है अदालत का। ज़रा खुश सा सब्जेक्ट है, आप ये ना समझिएगा, लेकिन ये आपके पास हकायक सारे आने चाहिए। That since NAB alleges that the respondent number 2 has influenced NAB, we asked the learned prosecutor to provide the names and tenure of the chairman and who had appointed them. NAB provided the information. The chairman NAB appointed by General Musharraf war. ये शुरू के नाम जिक्र करते हुए बाद जिक्र हो रहा है कि बाद का, कि जिन्होंने बाद में आए थे उनके हवाले से जिक्र किया। फाइनल NAB का रेफरेंस दायर करने के हवाले से अदालत ने जिक्र किया, उसका जिक्र किया है अदालत ने। और मैं आपको बता चुका हूं इस जजमेंट के अंदर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, आप सारी चीजों को देख ले। मैं इस पूरी जजमेंट को जजमेंट पर इनक्योरियम कहूंगा। मिसाल के तौर पर इसके अंदर पैरा 25 के अंदर इसहाक डार के बयान का जिक्र है और कहा जा रहा है कि वो 164 का बयान नहीं है, अदालत के सामने मौजूद है। 164 का बयान ना भी मांगा जाए तो मैजिस्ट्रेट के सामने एक बयान दिया है, और मैजिस्ट्रेट के सामने बयान है, और वो सेक्शन 26 के कॉन्टेक्स्ट में है, जिसमें पार्डन या प्ली यानी आप वादा माफ गवाह बनते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है। फिर पैरा 32 में जिक्र करते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत वो मुल्क से बाहर गए हैं। अब ये चीज सारी रिकॉर्ड में रखी जा रही है, रिकॉर्ड में हम ये सारा कुछ देख रहे हैं। अदालत अब वहां से हटकर अब जहां चलेगी कि वो कैसे चलेंगे बाहर, किस तरह चलेंगे, कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं। अब इसका नैब की इस अपील से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं कि जजमेंट पर इनक्योरम, ये स्टेट डिसाइसिस के प्रिंसिपल को अगर आप सामने रखकर देखें तो अपील आज भी नैब की प्रोसीडिंग री इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी दोबारा हो सकती है उन सब चीजों को सामने। उसके अलावा एक बात और मैं आपके सामने बता चुका हूं कि इसमें से इसहाक डार साहब जो हैं वो तो मुलजिम थे ही नहीं, वो तो मुलजिम नहीं थे, या तो मुलजिम होते, मुलजिम नहीं थे, अप्रूवर बन चुके थे। जब वो अप्रूवर से जब रेफरेंस खत्म हुआ तो अप्रूवर की जगह पर वापस वो मुलजिम की शक्ल में आ गए, तो इसहाक डार के अगेंस्ट भी रेफरेंस दोबारा शुरू हो सकता है। फिर अदालत ने इसी के अंदर जिक्र किया नवाज शरीफ की वापसी के वाले कॉन्स्टिट्यूशन 448 और 49 2007 जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुल्क में आ सकते हैं। अब प्लानिंग देखिएगा, मैं कुछ चीजों का गवाह हूं। ये जो पिटीशन दायर की गई ये 2007 के अंदर, ये बाकायदा तरीका इनका वारदात ये होता था कि ये अब लोग खड़े करते थे। फिर लॉयर्स मूवमेंट के बाद जब इलेक्शन लड़ने के हवाले से मामला इनके आए तो इन्होंने खुद की बजाय ना बैठ के मीटिंगों में डिसाइड किया कि ये खुद आगे नहीं आएंगे। इन्होंने खुद डिसाइड किया कि ये खुद आगे नहीं आएंगे और मुख्तलिफ लोगों की तरफ से दरखास्तें दायर करवाएंगे। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो रिकॉर्ड में बैठकर लाहौर हाईकोर्ट में इलेक्शन चैलेंज करने के हवाले से ये सारी चीजें आपके सामने लाएंगे। यानी इतने जबरदस्त प्लानर और मैनेजर हैं कि असल हकायक और सच आपके सामने बताते नहीं हैं। किस तरह हर चीज को ड्रैग करते हैं एडवांटेज लेने के लिए, फायदा लेने के लिए, और कोशिश ये होती है कि अपनी मर्जी के लिए हालात पैदा किए जाएं, ऐसा वक्त लाया जाए कि जहां सिस्टम को मैनेज करके अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करवाए जाए और एडवांटेजेस लिए जाएं। ये इनकी पुरानी तारीख है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बैकग्राउंड पे चल रही होगी, आपके सामने पढ़ने का मकसद उनमें से चीजें सिर्फ ये था कि उस सारी जजमेंट को अगर आप इसकी नजरसानी भी खारिज कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, नजरसानी दायर हुई थी, नजरसानी भी दायर कर दी, खारिज कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। और जस्टिस काजी फायज ईसाई सारे अगर समाज में देखें तो सबसे ज़्यादा रिमार्क्स उन्हीं के हैं, सबसे ज़्यादा वही बात करते थे। ये हालात और वाक़या से आप समझ सकते हैं कि केस की बारीक बीनियों को सामने नहीं रखा गया। ये नहीं देखा गया कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस, लूट मार का पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से वहाँ यहाँ बैठे बात करते हुए जिक्र करते हैं, लेकिन वहाँ क्या बात करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग उसमें जुर्म नहीं था। भाई करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस से जुर्म था ना, 1984 से आ सकते हैं, ये 1991-92 के हवाले से या 90 के बाद की ये सारी चीजें हैं, जिसके बाद ये इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट आया था और जिसने आकर सिया 5000 सत्यानाश किया था। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं
कि इसका मकसद क्या था। इस सारे सिनेरियो को अगर उठाकर देखें तो अगर ये मदर ऑफ ऑल क्राइम हुदैबिया के केस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया तो यहाँ पर लूट मार या करप्शन का बाजार चलता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। इसको ख़त्म करने के हवाले से हमें जो इकदाम करने हैं, जो फैसला करना है, हुकूमत वक्त ने देखना है, हुकूमत वक्त ने हर कोई इकदाम करे कि जिससे अल्टीमेटली इस मामले को उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। और आवाम जो चाह रही है, जो आवाम की ख्वाहिश है कि अपना एहतसाब का जो नारा लगाया है, जो एहतसाब सिर्फ होता हुआ नहीं दिखता हुआ भी नज़र आए, और वो तभी पॉसिबल है कि जब इन सारी चीज़ों को देखा जाए। मैं ख़त्म करने से पहले आपको बता दूं, ये बात सामने रख दूं, फिर एक दफ़ा आपके सामने पोजीशन रख दूं कि दो चीज़ें मैंने आपके सामने कंक्लूड करते बताता हूं। एक तो इसहाक डार, अगर मान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रेफरेंस क्वैश किया था कि कुछ नहीं हो सकता, हालांकि ये बिल्कुल नहीं, ये 0.5% इस बात को अगर अहमियत दी जाए तो इसहाक डार के अगेंस्ट दोबारा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, जो कि वादा माफ गवाह बने थे, इनके खिलाफ कोई रेफरेंस दायर नहीं हुआ था। दूसरा जो इशू है, जो आपके सामने बात रखनी है, वो ये है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट मिली भगत से आया था, फ़ायदा देने के लिए आया था, एडवांटेज देने के लिए आया गया था, उसकी तहकीक होनी ज़रूरी है कि उसमें से किन किन लोगों को फ़ायदा हुआ, किन किन लोगों को एडवांटेज हुआ। तो ब्रॉडशीट की तर्ज के ऊपर उसकी जुडिशल इंक्वायरी या ट्राइब्यूनल बैठना चाहिए जो इन सारी चीज़ों को बैठ कर देखे और मामले की मंतकी इंजाम तक पहुँचे, मामले की तह तक जाके। सिर्फ वहाँ नहीं है, सिर्फ एक वो कानून लाने के वाले से फिर फ़ायदा किन्होंने लिया, लूट मार कितने की, कितना हुकूमत का रेवेन्यू, टैक्स, बजट, डिसएडवांटेज क्या हुआ, और इस बहती गंगा में किस लोगों ने हाथ धोए, उन दिनों के हवाले से। मैं जहां तक है ना, बिजनेसमैन उनको एक तरफ रखते हैं, आप बिजनेसमैन को छोड़ दें, पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से नाम आप लोगों के सामने आ जाएंगे और उनके टीओआर में शामिल हो। तीसरा, जिन्होंने इस सारे हुदैबिया के केस में डिले किया, रेफरेंस फाइल करते हुए, फिर दरखास्त रिवाइवल की क्यों नहीं दी है, फिर अपील क्यों दायर नहीं की है कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब के बारे में, उसके बारे में भी कहा है कि उसकी भी तहकीक की जाए ताकि वो हालात और वाक़यात सारे सामने आ सके और असल जड़ तक पहुंच सके। तो ये आपके सामने मुख्तलिफ चीज़ें रखी हैं। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।